अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपका भाई आदरव है जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ। ये जो ऐसे है जी ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और हर साल जो है वो सीएसएस के एग्ज़ाम में डेमोक्रेसी पे ऐसे आता ही है और इसी लिहाज से ये फिर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो जी मैंने डेमोक्रेसी पे एक जनरल ऐसे लिखा है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो इस ऐसे को करने से डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए तो हम उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस ऐसे को भी अकॉर्डिंग टू सीएसएस मेथड लिखा गया है और इसमें सारा मटेरियल रिसर्च बेस्ड है और कोई भी चीज़ कॉपी पेस्टेड नहीं है। और ये इसमें जो भी नॉलेज है वो आर्टिकल्स की बुनियाद पे है और ये मैंने सबसे बड़ी बात कि ये मैंने अपने हाथों से लिखा है। तो जी शुरू करते हैं सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट से। तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट जो इसमें लिखी है वो ये है जी, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ seen a bleak past due to various hurdles. However, its future is seeming bright. कि डेमोक्रेसी का जो पास्ट है वो अच्छा नहीं रहा कुछ रुकावटों की वजह से, लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। तो जी आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आउटलाइन, उसके बाद जी हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के किन हर्डल्स की वजह से जो है वो डेमोक्रेसी का पास्ट ब्लीक रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जी डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बनी, जो कि जबकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये तकरीबन 3 और 6 9 साल बाद जो है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी और बनते ही 1958 में मार्शल लॉ लग गया। तो जी पाकिस्तान जो है ना, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की लेट फॉर्मिंग से है ना, उसमें डेमोक्रेसी को हर्डल आई है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले डिले हुई। सेकंड जी चलते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन हैड ऑब्स्ट्रक्टेड द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो सेकंड पॉइंट है वो यही कि जब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसके बाद ये 1958 में जो है मार्शल लॉ लग गया। तो उसके बाद फिर मार्शल लॉ का एक सीक्वेंस शुरू हो गया, मार्शल लॉ, सिविल गवर्नमेंट, फिर मार्शल लॉ। तो इससे जी 19 तकरीबन 2007 तक ये चलता रहा, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है ना वो पाकिस्तान में अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाई। और ये जो मिलिट्री सिविल जो वार थी ना पावर के लिए, उसने डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने दिया। थर्ड जी फ्यूडलिज्म डिड नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू प्रिवेल। जो सबसे बड़ी चीज़ वो थर्ड थी, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ने डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने दिया क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो लोगों को एजुकेशन की तरफ नहीं जाने देते थे, जिससे उन्हें डेमोक्रेसी की बारे में अवेयरनेस नहीं मिली और वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर पाए। वो सिर्फ अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के कहने पे वोट डालते रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ग्रो नहीं कर पाई। फोर जी लीडरशिप क्राइसिस है प्रिवेंटेड द नरिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जो सबसे बड़ा जो मसला था वो लीडरशिप का था। फोर्थ नंबर पे जो कायदे आज़म की डिमाइस के बाद 1948 में हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो कि पाकिस्तान को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाए और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रमोट करे। तो इस वजह से भी जो है ना, अब तकरीबन 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो हम एक अच्छे लीडर की तलाश में ही अभी तक जो हैं, अच्छे लीडर की तलाश में, और अभी तक हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो पाकिस्तान को जो है वो तमाम मुश्किलात से निकाले और पाकिस्तान के बारे में सोचे। और कायदे आज़म के बाद हमें ऐसा कोई लीडर कायदे आज़म के लेवल का नहीं मिला। उसके बाद जी 5 जी इंस्टीट्यूशनल क्लैश डिबलिएटेड द डेमोक्रेटिक सक्सेस, ठीक है।
तो जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश था उसमें जी जुडिशरी, मिलिट्री और एग्जेक्टिव का क्लैश था आपस में। वो हर तीनों जो अदारे थे वो पावर के लिए आपस में रैंगलिंग कर रहे थे। तो जी जिसकी वजह से जो है डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर पाई, और मुल्क में जो है ये एक बहुत बड़ी हडल थी जिसने डेमोक्रेसी को रोका। 6 जी बैड गवर्नेंस लेड टू द पास्ट वेंचर ऑफ वीक डेमोक्रेसी। ठीक है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी वो बैड गवर्नेंस थी। मुल्क में अच्छी गवर्नेंस नहीं आ पाई क्योंकि अच्छी लीडरशिप नहीं आ पाई, और हर जो भी लीडर आया उसने अपने बारे में सोचा ना कि मुल्क के बारे में सोचा। तो बैड गवर्नेंस आई, जो है करप्शन इसका नतीजा निकला, जिसकी वजह से जो है ना सारी इन सब वजूहात की वजह से डेमोक्रेसी जो है वो ग्रो नहीं कर पाई। तो जी बैड गवर्नेंस भी इसी ज़ुमरे में आती है कि इसने डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं होने दिया। इससे आगे चलते हैं जी। 7 नंबर पे जी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी शैकल्ड द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जब मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी तो जी लोग जो थे वो अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन ना होने की वजह से अच्छी गवर्नेंस नहीं आई। अच्छी गवर्नेंस ना आने की वजह से जी अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं आई, और फिर अल्टीमेटली जो है वो डेमोक्रेसी को इसने इम्पैक्ट किया है। उसके बाद जी फॉरेन एड जो है, फॉरेन इंटरवेंशन हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। जो बैरूनी मुदाखलत है उसने भी हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने दिया। अब हमारे मुल्क में जो मुदाखलत है वो अमेरिका की है, ठीक है, और जो दूसरे मालिक हैं जो कि ट्रेड करते हैं हमारे मुल्क के साथ। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो वो गवर्नमेंट आए जो अवाम चूज़ करें, ठीक है। तो जी अल्टीमेटली इन चीज़ों ने डेमोक्रेसी को आगे नहीं आने दिया। उसके बाद 9 एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म क्रिएटेड हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। तो जी जब टेररिज्म का अटैक होता था तो जो आर्मी थी उसको आगे आना पड़ता था, और इसी बहाने जो है आर्मी पावर और गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेती थी, ठीक है, मार्शल लॉ लग जाता था। तो डेमोक्रेसी नहीं आई, और जो थे मिलिट्री के लीडर्स उन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा जमाए रखा। उसके बाद जी 10 में चले जाते हैं जी पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड इनफेक्टिव एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है अब्राउड डार्क क्लाउड ऑफ डेमोक्रेसी। इससे मतलब है जी जो अकाउंटेबिलिटी इदारे थे ना उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी और करप्शन को कम नहीं किया, करप्शन के ख़िलाफ़ सही तरह जंग नहीं लड़ी, जिससे जी डेमोक्रेसी पे इम्पेक्ट आया। और जो थी ना जब एक गवर्नमेंट एक लीडर जो है वो करप्ट है तो उसको रोकने के लिए मिलिट्री लीडर आए। तो ज़ाहिर बात है उनके आने से तो डेमोक्रेसी का वजूद जो है वो एक बार हिल गया। तो जी बेसिकली ये करप्शन पे जब एक करप्ट लीडर होगा उसको फिर मिलिट्री भी इजीली हटा सके, क्योंकि वो उस पर एक उसकी वजह मिल गई कि इसको हटाया जा सकता है क्योंकि ये करप्ट लीडर है। तो जी ये पॉइंट थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को है फ्लरिश नहीं होने दिया। ये एक जनरल ऐसे है, ये जनरल पॉइंट्स हैं जो कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में सबसे पहला जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, उसके बाद ये 10 पॉइंट ये सारे एक तरतीब से जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड हेडिंग जो है वो हाउ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ब्राइट। अब मैंने बताया कि किस वजह से डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर था वो डार्क था। अब ब्राइट किस वजह से है, किन वजूहात की, कैसे जो है वो ब्राइट है। फर्स्ट जी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर सिंस 2000 ट्रेड ब्रिंग्स होप फॉर डेमोक्रेसी। अब आप देख सकते हैं 2008 के बाद जो है वो सिविल गवर्नमेंट्स आई हैं, कोई मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं आई। तो इस वजह से जो है वो डेमोक्रेसी का फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है कि अब मिलिट्री जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही। नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड की तरफ। प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ मिलिट्री एंड प्रेफरेंस टू रोल ओवर रूल इज़ अ होप। कि मिलिट्री जो है अब अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड अडोप्ट किए हुए हैं और वो अपना रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हैं बजाय इसके कि वो रूल करें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि मिलिट्री अब जो है वो अपना रोल अदा करना चाहती है, ना कि रूल करना चाहती है। थर्ड जी पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मासेस एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जी लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई, वो डेमोक्रेसी को समझते हैं और वोट की अहमियत को भी समझते हैं। उसके बाद जी नई पार्टीज़ इमर्ज हुई हैं जो कि मिडिल क्लास से
हुई हैं और वो जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनमें करप्ट पॉलिटिशियंस कम हैं, जिसकी वजह से जी उम्मीद है कि अब डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश करेगी। उसके बाद जी फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट फॉर ल्यूसिड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब मीडिया जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके पास का राइट है और वो इजीली क्वेश्चन कर सकता है। अकाउंटेबल जो लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं मीडिया को, तो जिससे जी चांसेस हैं कि डेमोक्रेसी आए और डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के कोई भी लिए गए एक्शन पर मीडिया ये राइट रखता है कि उनसे क्वेश्चन किया जाए, मीडिया चेक सकता है एज लाइक वॉच डॉग। ठीक है, तो जी 5 रोल ऑफ एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन लाइक नैब, FIA एंड आगे चलते हैं जी। और एहतसाब कमीशन इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, कि ये इदारे जो हैं अब अपनी वर्किंग अच्छी कर रहे हैं जिससे डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश करेगी। तो 6 जी प्रॉपर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज़ एन इफेक्टिव कंपोनेंट फॉर फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी। अब चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम फॉलो किया जा रहा है जिससे डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। 7 जी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अब मैं थोड़ी सी तेज़ बोलूँगा, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग समझें। 7 जी सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ अ डिटर्मिनेंट फॉर ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम हो रहा है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। उसके बाद जी 8 प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ अ होप फॉर ब्राइट डेमोक्रेसी। 9 जी डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रेंथेंड इन पाकिस्तान बाय प्रमोटिंग हाई लिटरेसी रेट। अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे वर्क कर रही है कि लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए। अब मौजूदा 58% है, कोशिश की जा रही है कि इसको 70-80% लेके जाया जाए। और उसके बाद ये 10 रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इज़ प्रोवाइडिंग अ रे ऑफ होप फॉर डेमोक्रेसी। अब जो लीडरशिप आ रही है वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये रोल ऑफ ओपोजिशन इज़ इग्नाइटिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। ओपोजिशन भी अपना जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करने में। उसके बाद 12 जी रोल ऑफ स्टूडेंट यूनियन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। स्टूडेंट यूनियन भी अपना रोल प्ले कर रही हैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में। उसके बाद 3 जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ बिकम अ सुटेबल फैक्टर फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जुडिशरी भी जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है और अपने फ़ैसलों में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ख़ुद मुख्तार तरीके से राइट तौर पर फैसले ले रही है। जैसे कि उन्होंने नवाज शरीफ को खुद ही जो है ना उसका फ़ैसला किया और बगैर किसी दबाव के उसे नाअहल करार दे दिया। ठीक है, उसके बाद 14 जी इंक्रीज़ इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री ड्यू टू कमिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज जनरेटिंग अ होप। अब आप देख सकते हैं CPEC का प्रोजेक्ट इन वजूहत की वजह से मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आएगी जिससे जी डेमोक्रेसी प्रमोट होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जी ये कंक्लूजन आ गया। उसके बाद जी आप देख सकते हैं तो जी उम्मीद है कि आपको ये आउटलाइन अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और ये काफ़ी मेहनत से लिखी गई हैं और काफ़ी रिसर्च से इनको निकाला गया है और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने के बाद। तो आप जी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।